ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? अच्छा, समझ गए, रदरफोर्ड क्लियर हो गया था। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम परमाणु के संरचना को समझने का प्रयास कर रहे हैं और परमाणु के संरचना को सबसे पहले सही तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल ने बताया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि परमाणु की संरचना कैसी है। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों ओर वृत्ताकार एरिया होते हैं जिसे ऑर्बिट कहते हैं, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड ने परमाणु का जो संरचना बताया वो संरचना आपके सामने में है। हालांकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पेश होते समय भी न्यूट्रॉन का खोज होना बाकी था। जे थॉमसन ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिए उस समय भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही खोज हुई थी। हालांकि परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल वो पूरी तरह से गलत था। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के समय भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही खोज हुई थी, न्यूट्रॉन का खोज होना बाकी था। तो रदरफोर्ड भी अपने मॉडल में न्यूट्रॉन की बात नहीं की है। हालांकि बाद के समय जब न्यूट्रॉन का खोज हो गया तो तब पता चला कि न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो परमाणु के मध्य में एक नाभिक है जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं अंग्रेजी में। यह सबसे बड़ी खोज रही रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, और इस तरह से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने परमाणु संरचना को पहली बार स्पष्ट किया, अर्थात सही तरीके से बताया। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में दो बातें स्पष्ट नहीं हो पाई थी। पहली बात कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार क्षेत्र जिसको रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी यह बात क्लियर नहीं हुआ रदरफोर्ड के मॉडल में। रदरफोर्ड के मॉडल में दूसरी बात जो क्लियर नहीं हुई वो ये कि इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूम रहा है नाभिक के, इन्हें ऊर्जा कहां से मिल रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की एक दिन ऊर्जा समाप्त होकर नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी परमाणु के अस्थायित्व के बारे में, परमाणु अस्थायी क्यों बना हुआ है इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं समझा पाया, और रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाया कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल पेश हुआ। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद किसका एटॉमिक मॉडल पेश हुआ? नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। और नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की दो सबसे बड़ी खास बात ये जान लेनी जरूरी है कि तीनों मूल कण खोज होने के उपरांत जो एटॉमिक मॉडल पेश हुआ वो कौन था? नील्स बोर का था। नील्स बोर अपना एटॉमिक मॉडल उस समय पेश किए
जब परमाणु के तीनों मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। यानी पहली बार तीनों मूल कण किसके एटॉमिक मॉडल में दर्शाया गया? नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में। दूसरी सबसे बड़ी खास बात कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां रह गई थी, और दो ही कमियां रह गई थी, उन दोनों कमियों को नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल ने दूर कर दिया। तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद पेश हुआ। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल उस समय पेश हुआ जब परमाणु के तीनों मूल कणों की खोज हो गई थी। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल ने रदरफोर्ड के सभी दोषों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। यानी कि रदरफोर्ड में जो जो कमियां रह गई उन सब को अच्छी तरह से नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल ने बता दिया। अब क्या है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल? तो सबसे पहली बात कि तीनों मूल कण की खोज हो गई थी नील्स बोर के समय। तो उन्होंने परमाणु के संरचना में तीनों मूल कणों को दिखाया कि तीनों मूल कण कहां कहां रहते हैं, और उसकी जानकारी तो अब हमको हो ही गई है। तो नाभिक में प्रोटॉन और चारों ओर के वृत्ताकार क्षेत्र में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो नील्स बोर ने पहले परमाणु के तीन मूल कणों की स्थिति को बताया कि वे कहां हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं और चारों ओर के वृत्ताकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरी बात इन्होंने यह बताया कि नाभिक के चारों ओर ढेर सारे वृत्ताकार कक्षा होते हैं, लेकिन सभी में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं, कुछ गिने हुए क्षेत्र में ही चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर ढेर सारे वृत्ताकार कक्षा होते हैं, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन सब में चक्कर लगाते हैं? नहीं, कुछ चुनी हुई वृत्ताकार कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु के चारों ओर के कुछ चुनी हुई वृत्ताकार कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सभी वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं। और तीसरी कि जिस वृत्ताकार क्षेत्र को नाभिक के चारों ओर के जिस वृत्ताकार क्षेत्र को रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा, नील्स बोर ने उसे किसकी संज्ञा दी? सेल की संज्ञा दी। और सेल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार क्षेत्र को रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा था, नील्स बोर ने क्या कहा? सेल कहा, और वर्तमान में हम सेल ही कहते हैं। नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार कक्षा को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार कक्षा को सेल कहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार कक्षा को क्या बोला था? ऑर्बिट बोला था। नील्स बोर ने उसके जगह किस शब्द का इस्तेमाल किया? सेल का इस्तेमाल किया। और नील्स बोर का मॉडल यह भी बता कि प्रत्येक सेल में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। प्रत्येक सेल में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। निश्चित मात्रा की मतलब वो मात्रा कांस्टेंट बना रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। और प्रत्येक सेल में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, इसीलिए इसे ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इसीलिए सेल को हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। सेल को हम क्या कह सकते हैं? ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो सेल है, उस सेल की अपनी एक निश्चित ऊर्जा है और सेल के पास अपनी कोई निश्चित ऊर्जा है। इसलिए हम सेल को अन्य किस नाम से जान सकते हैं? एनर्जी लेवल के नाम से जान सकते हैं सेल को। और किस नाम से जान सकते हैं? एनर्जी लेवल के नाम से, ऊर्जा स्तर के नाम से। अब ध्यान दीजिए कि अगर सेल के पास ऊर्जा है तो क्या सभी सेल के पास एक समान ऊर्जा है? तो ऐसा नहीं। सभी सेल के पास एक समान ऊर्जा नहीं है।
पहला कक्षा से ज्यादा ऊर्जा दूसरा कक्षा में, दूसरा से तीसरा कक्षा में, तीसरा से, यानी कि ज्यों ज्यों नाभिक से हम दूर होते जाएंगे, जो जो परमाणु के नाभिक से दूर होते जाएंगे, कक्षा की ऊर्जा क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। यानी कि नाभिक के निकट वाले ऊर्जा की नाभिक के निकट वाले कक्षा जो पहला कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे कम, और ज्यों ज्यों आप नाभिक से दूर होते जाइएगा कक्षा की ऊर्जा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि किसी भी परमाणु के प्रथम कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होगी और बाह्यतम कक्षा की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। किसी भी परमाणु के प्रथम कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होगी और बाह्यतम कक्षा यानी जो सबसे बाहर में रहेगा उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। अब ध्यान देखिए, कक्षा को हम दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। कक्षा को दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, 1 2 3 4। नहीं तो पहला कक्षा को क्या नाम दिया गया है? के, दूसरा को, तीसरा को, चौथा को, पांचवा को ओ, उसके बाद पी क्यू बढ़ते जाइए। तो कक्षा को या तो आप 1 2 3 4 नाभिक से जो जो बढ़ते जा रहे हैं ये नंबर देते जाइए, या कक्षा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? के एल एम एन ओ में प्रथम कक्षा के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन, पांचवा ओ। तो किसी भी परमाणु के किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम? किसी भी परमाणु के किस कक्षा की ऊर्जा कम? जो सबसे बाहर में रहेगा, जो सबसे बाहर में रहेगा उसे बाह्यतम कक्षा कहेंगे और उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। बात को समझ गए? तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल समझ रहे हैं कि ना आप? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ चुनी हुई वृत्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, सभी कक्षाओं में नहीं। इन वृत्ताकार क्षेत्र को कक्षा नील्स बोर ही कहा, और इन कक्षाओं के पास ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होने के कारण से क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं। और नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार एनर्जी की क्या स्थिति है, किस कक्षा की एनर्जी किस तरह होगी, वो आप समझे कि नहीं समझे? अब अगली बात नील्स बोर क्या बता रहे हैं अपने मॉडल में? अगली बात क्या बता रहे हैं नील्स बोर अपने मॉडल में? कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक की ओर चक्कर काटता है तो इसके ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई कमी होती ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चक्कर काट रहे हैं या इलेक्ट्रॉन सेल में रहकर जो चक्कर काट रहे हैं, इसकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अब आप कहिएगा ऐसे कैसे हो सकता, कमी कैसे नहीं होगा? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी की ऊर्जा में कोई कमी नहीं हो रही है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, जिस तरह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, लगातार घूम रही है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी नाभिक का क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, नाभिक पर आवेश है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है निगेटिव, और विपरीत आवेश के बीच क्या लगता है? आकर्षण बल। और यही आकर्षण बल कन्वर्ट हो जाता किसमें? अभिकेंद्र बल में। और अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या होते रहता है? घूमते रहता है। वृत्तीय मार्ग पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल का अनिवार्य होना बहुत जरूरी है। मतलब अभिकेंद्र बल की उपस्थिति अनिवार्य है। अभिकेंद्र बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चक्कर नहीं लगा सकता है।
पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, किस बल के द्वारा? अब कहिएगा पृथ्वी को अभिकेंद्र बल कहां से मिल रहा है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? अभिकेंद्र बल में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो पृथ्वी को चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ क्या करते रहता है? घुमाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, इस चक्कर काटते समय इसकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अगर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट कैसे रहे हैं? तो समझिए कि नहीं आप, ठीक उसी तरह चक्कर काट रहे हैं लगातार, जिस प्रकार पृथ्वी किसका चक्कर काट रहा है? सूर्य का चक्कर काट रहा है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर काट रही है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर निरंतर चक्कर काटते रहते हैं, और इस क्रम में उसकी ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती, उसकी ऊर्जा की कोई कमी। यही बात रदरफोर्ड नहीं बता पाया, यही बात रदरफोर्ड नहीं बता पाया। रदरफोर्ड से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऊर्जा खर्चा हो रहा है? कहा कि बिल्कुल हो रहा है, कोई भी घूमेगा चारों तरफ ऊर्जा खर्चा होगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तब बोला यही तो बात है रदरफोर्ड साहब, आइए अंदर, क्लियर कीजिए। नहीं क्लियर कर पाया। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल तुरंत क्लियर कर पाया। कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम से पूछा गया, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऊर्जा कहां से आ रहा है? तो डबल के पलटा के क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी भी घूम रहा है, कौन से ऊर्जा आ रहा है बताइए? तो सेम टू सेम प्रोसेस है कि वृत्तीय मार्ग पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है, और इनके आकर्षण ही यह प्रदान करते हैं क्या? अभिकेंद्र बल। क्लियर हो गया बात? अब ध्यान दीजिए, अब नील्स बोर का मॉडल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह एक कक्षा में उसकी संख्या निश्चित रहती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षा में निश्चित रहती है, और किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? 2n² के क्या होती है? बराबर होती है। 2n² के क्या होती है? तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल ने कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निश्चित कर दी। नील्स बोर के मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, कौन संख्या? अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n², जहां n कक्षाओं की संख्या है। यानी पहला कक्षा के में n बराबर 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा में चले जाइए, चौथा में चल जाइए तो 2n², 4 चौक 16 दूनी 32। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? और ये अधिकतम संख्या है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इससे कम हो सकती है। यानी कि परमाणु के दूसरी कक्षा L में क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते? बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते, 9 नहीं हो सकते। लेकिन ये अधिकतम संख्या, इससे कम हो सकता है। L में 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 8 से अधिक है। तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की भी जानकारी दे दी, और नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है। क्लियर हो गया बात? समझ गए? अब ध्यान दीजिए अगली बात कि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में कहना है कि सबसे पहले समझिए, कक्षा का बढ़ता ऊर्जा K से ज्यादा L,
एल से ज्यादा एम, एम से ज्यादा। इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, सेल का या कक्षा का ऊर्जा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा कि नहीं। के से हम एल में जाएंगे, एल से एम में जाएंगे, एम से एन में जाएंगे, तो कक्षा का ऊर्जा स्तर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कक्षा का ऊर्जा स्तर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो नील्स बोर का कहना है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा जा सकता है। अब जरूरी नहीं है, एल से भी एम में जा सकता है और एल से भी एन में जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन एन से एम में भी आ सकता है, एन से एल में भी आ सकता है, एन से के में भी आ सकता है। यानी कि परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा सकता है। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा का मतलब निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में जा सकता है, और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ सकता है, मतलब उच्च ऊर्जा वाले कक्षा से निम्न ऊर्जा वाले कक्षा में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा सकता है। इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा सकता है और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जा सकता है। निम्न कक्षा मतलब जिसकी ऊर्जा कम है, उच्च कक्षा मतलब जिसकी ऊर्जा अधिक है। और अगर इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। क्या करेगा, आप जानते हैं निम्न कक्षा में कम ऊर्जा है, उच्च कक्षा में अधिक ऊर्जा है। तो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से अधिक, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है, तो वो एक ऐसे कक्षा में जा रहा है जहां एनर्जी ज्यादा है, और ज्यादा एनर्जी वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस मुताबिक उसको एनर्जी भी ग्रहण करना पड़ेगा, और इसलिए उच्च कक्षा में जाने के लिए वह ऊर्जा का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो उसे ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। या इसके उलट हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भागेगा, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा का मतलब के से एल में, या एल से एम में, या एम से एन में, या के से एम में। यानी कि निम्न ऊर्जा का, निम्न कक्षा का मतलब जिसकी ऊर्जा कम है, और उच्च कक्षा का मतलब जिसकी ऊर्जा अधिक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, वो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। या इसके उलट अगर हम किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दे, अगर किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दे, तो वह इलेक्ट्रॉन आगे की कक्षा में जाएगा कि पीछे की कक्षा, आगे की कक्षा में जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे की कक्षा में जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से, इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में भी आ सकता है। कौन से, उच्च कक्षा से। नील्स बोर का मॉडल कह रहा है कि उच्च कक्षा से भी निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, और अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इस स्थिति में वे ऊर्जा का क्या करेगा, क्या करेगा, क्योंकि उच्च कक्षा के इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा भी अधिक होगी, और वो जहां जा रहे वहां ऊर्जा कम है, तो इसीलिए वो कुछ ऊर्जा का क्या कर देगा, उत्सर्जन कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन। या अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करे,
उत्सर्जन करे तो वह किधर से किधर भागेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो वह किधर से किधर जाएगा, वह उच्च से निम्न की ओर जाएगा। क्लियर हो गया। यही था नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, यही था नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। आइए एक बार फिर से हम संक्षेप में नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को समझ ले, और हमको लगता है कि पूरी बात आप समझ ही गए होंगे, और जो नहीं समझे वो याद कर लेना है, क्योंकि नील्स बोर साहब बताए हैं तो गलत नहीं बताए होंगे। क्लियर। सबसे पहली बात उन्होंने परमाणु के तीनों मूल कण के बारे में बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों ओर के वृत्ताकार क्षेत्र में, चारों ओर के वृत्ताकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी वृत्ताकार क्षेत्रों में चक्कर नहीं लगाकर कुछ गिनी हुई वृत्ताकार क्षेत्रों में ही चक्कर लगाते हैं। तीसरी बात कि जिसको रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा, नील्स बोर ने उसको क्या कहा, सेल कहा। क्या कहा, सेल कहा, यानी नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार क्षेत्र को सेल कहते हैं। तीसरी बात, प्रत्येक सेल के पास अपनी ऊर्जा होती है, और जो जो हम नाभिक से दूर होते जाते हैं, जो जो हम नाभिक से दूर होते जाते हैं, सेल की ऊर्जा बढ़ती जाती है। प्रत्येक सेल के पास अब ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होने के कारण सेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, सेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, सेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। और इसका ऊर्जा का जो क्रम है, सबसे पहला कक्षा का ऊर्जा सबसे कम, उससे अधिक, यानी बाह्यतम कक्षा की ऊर्जा सबसे अधिक, और के कक्षा की ऊर्जा सबसे। अगली बात बताए कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक का चक्कर लगाते रहते तो उसे ऊर्जा की कोई कमी, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते रहते तो ऊर्जा की कोई कमी। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाते हैं, अभिकेंद्र बल के प्रभाव से, अभिकेंद्र बल के। और अभिकेंद्र बल कहां मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन के माइनस आवेश और नाभिक के धन आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण विद्युत बल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं अभिकेंद्र बल में, और इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। अगली बात कि हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की निश्चित संख्या को भी तय कर दिया। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में और उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में आ जा सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते ऊर्जा का उत्सर्जन हो या ऊर्जा का अवशोषण। क्लियर हो गया, समझ गए। क्लियर हो गया, नील्स बोर का मॉडल समझ गए। चलिए, नील्स बोर के मॉडल में भी बहुत कुछ गड़बड़ी है, समझे। एक वैज्ञानिक थोड़ा हम बता देते हैं, हालांकि नोट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, प्रश्न जरूर होगा। एक वैज्ञानिक हुए हाइजेनबर्ग, इन्होंने एक नियम दिया जिसे अनसर्टेनली प्रिंसिपल कहा जाता है, हिंदी में अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। नील्स बोर के मॉडल का गड़बड़ी को सबसे पहले किसने पकड़ा था, हाइजेनबर्ग ने। नोट में जिक्र नहीं, आप समझ लीजिए, क्वेश्चन जरूर होगा। और हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल का क्या नाम है, अनसर्टेनली प्रिंसिपल, अनसर्टेनली प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि नील्स बोर साहब जो जो बताए सब सही है ना, का बिल्कुल सही है, रदरफोर्ड वाला गलती भी सुधार दिए हैं।
कहा कि ये सब सबसे पहले नील्स बोर का सवाल यही था कि नाभिक होते हैं, कहा कि यस होते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते, दोनों मॉडल यही हमें बता रहा, रदरफोर्ड भी नील्स बोर भी। हाइजेनबर्ग का यहां भी यहीं पर एक सवाल है हाइजेनबर्ग का, कहा कि नील्स बोर साहब ये कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्रिय लगा रहा है, रुकल नहीं है। हाइजेनबर्ग का कहना था कि नील्स बोर साहब आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ये आप कैसे कर रहे हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन रुका होगा तो। कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, रदरफोर्ड चेक करके गया है, हम भी चेक किए हैं। कहा कि चेक किए हैं, कल के किससे चेक किए हैं, कल के आपको पता नहीं अल्फा मारे हैं, क्या मारे हैं, अल्फा कण मारे हैं, अल्फा कण मारने के बाद ही पता चल रहा है। आप जानते हैं अल्फा कण के बारे में, आप जानते हैं अल्फा पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ है। रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का पता परमाणु पर अल्फे कण मार करने किया था। और अल्फा कण के बारे में आप जान लीजिए कि एक अल्फा कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2 प्रोटॉन और 2, एक अल्फा कण 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और इस पर प्लस आवेश होता है, ये बात आप जान लीजिए। तो नील्स बोर ने बताया कि बिल्कुल अल्फा मारे हैं, तब पता चला है। क्योंकि अल्फा अगर मारे हैं तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा भी तो उस पर टक्कर लगेगा, वो नाचने लगेगा, क्योंकि अल्फा के सामने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है। आप देख रहे हैं कि अल्फा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबरे होता है, तो आप सीधा सीधा कहिए कि अल्फा 4 प्रोटॉन से बना हुआ है। अल्फा के द्रव्यमान में कितना प्रोटॉन है, 4, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1826वां भाग होता है। होता है कि नहीं होता है, अब जो भी होता है इधर उधर हो गया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से बहुत कम है और 4 प्रोटॉन इतना भारी कण लेकर मारे हैं। तो हाइजेनबर्ग यही पूछे कि अल्फा अगर मारिएगा वो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा तो वैसे इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ ही है, चक्कर नहीं काट रहा है, और हमने क्या डालकर पता लगाया है कि चक्कर काट रहा है, अल्फा डालकर। तो हाइजेनबर्ग का यही कहना है कि अल्फा मारकर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थिर है, इलेक्ट्रॉन गतिशील है। अल्फा मारकर आप बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन गतिशील है, अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ ही होगा तो क्या अल्फा मारने से गतिशील नहीं होगा। नील्स बोर भी पलट काली कर दिया, कहा कि हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, कहा कि हो सकता है ना। तो हाइजेनबर्ग का सवाल समझे कि नहीं, क्या बता रहे हैं हाइजेनबर्ग, क्या कहना चाह रहे हैं आप समझे कि ना। हाइजेनबर्ग कहना चाह रहे हैं कि अल्फा मारकर हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता नहीं लगा सकते। हम अल्फा मार रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गतिशील है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन स्थिर ही होगा, अल्फा मारने तो वैसे वो नाचने लगेगा। क्योंकि अगर अल्फा को आप ईटा मान लीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन उसके सामने कंकर पत्थर है। तो हाइजेनबर्ग का कहना है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता सही तब लगेगा जब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कण परमाणु के अंदर भेजा जाएगा। हाइजेनबर्ग का कहना है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता सही तब लगेगा जब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कण परमाणु के अंदर भेजा जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन से छोटा कण की अब तक खोज नहीं हुई है। और इसीलिए हाइजेनबर्ग का कहना है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है,
इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके वेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है, और यह तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण को हम परमाणु के भीतर भेजे। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण को परमाणु के भीतर भेजे, लेकिन इलेक्ट्रॉन से छोटा कण अब तक ज्ञात नहीं हुआ है। इसीलिए हाइजेनबर्ग का कहना है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण करना एक साथ संभव नहीं है, और इसे ही कहा जाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है आपको पता चल गया ना। और हाइजेनबर्ग प्रश्न कहां से उठाए, वो क्या पूछे, ये बात आप समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया। चलिए आगे आ जाते हैं। ऑनलाइन वाला सबका बफरिंग कर रहा है, फंस रहा है, फंस रहा है जी, बफरिंग कर रहा है नहीं। चलिए तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल हो गया, क्लियर हो गया ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझे कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है, एक साथ करना संभव है। और अगर संभव तब होता जब इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण को हम परमाणु के भीतर भेजते। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण को हम परमाणु के भीतर भेजते। क्लियर हो गया। एक बार नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ डालिए तो। परमाणु का अस्थायी कण कौन सा है, अमित कुमार पूछ रहे हैं। परमाणु का अस्थायी कण का पता रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तब लगेगा, वैसे हम बता देते हैं आंसर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। क्लास चालू होने के बाद बहुत देर बाद नोटिस आता है। ये दोस्तों सॉफ्टवेयर गड़बड़ी है, क्या कहें। हाइजेनबर्ग चलिए आइए अब समझते हैं। बोर बरी स्कीम क्लियर। अब यहां भी सारा सेटअप को याद करना है, तथ्य को। बोर बरी स्कीम, और यह स्कीम क्या है? स्कीम यह बताएगा कक्षा में, कक्षा मतलब क्या? सेल। सेल को रदरफोर्ड ने क्या कहा था? ऑर्बिट कहा था। वेरी गुड। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या की जानकारी नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में पहली बार मिलता है। लेकिन नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में आपको कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं मिला, बल्कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की जानकारी मिला, है कि नहीं? कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, क्या यह रदरफोर्ड बताया था? नहीं बताया था। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जानकारी सबसे पहले नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल देता है। लेकिन नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का जिक्र किया है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का जिक्र किया है। अगर हमें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की सही और वास्तविक संख्या को जानना है तो इसकी जानकारी कौन देगा?
बोर बड़ी स्कीम देगा। बोर बड़ी स्कीम केमिस्ट्री का वह स्कीम है जिससे पता चलता है कि परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की सही और वास्तविक संख्या क्या होगी। बोर बड़ी स्कीम वह स्कीम है जिससे पता चलेगा कि परमाणु के विभिन्न कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सही और वास्तविक संख्या क्या होगी। तो आइए देख लेते हैं यह स्कीम क्या बतलाता है। सबसे पहले बोर बड़ी स्कीम का सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन पहले के में प्रवेश करेगा। के में, के के बाद एल में, एल के बाद एम में, एम के बाद एन में। तो परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर होता है। यानी अगर परमाणु में 4 सेल है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? के में, उसके बाद एल में, उसके बाद एन में। ये नहीं कि पहले इलेक्ट्रॉन सीधे एन में चला गया और उसके बाद विचार रहा कि किधर किधर जाएं। ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करता है और फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करता है। किसी भी परमाणु के पहले के कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, पहले एल कक्षा, उसके बाद एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और उसके बाद एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कैसे होगा, यह बात समझे कि नहीं? और ये बात कौन बता रहे हैं? बोर बड़ी। अलग अलग साइंटिस्ट है, दोनों मिलकर दिया है। दूसरी बात बता रहे हैं, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? यह बात तो नील्स बोर ही बता दिए थे। क्या? तो पहले इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में प्रवेश करेगा कि निम्न कक्षा में? पहले निम्न कक्षा में प्रवेश करेगा, उसके बाद किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2n² होगा। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगा? और 2n² का पालन करे तो पहला कक्षा में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, 50, 25 दूना 50। तो बोर बड़ी स्कीम की दूसरी बात तो समझ गए। दूसरी बात वही है जो नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल में बता दिए थे। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होगा। अब तीसरी बात क्या है बोर बड़ी स्कीम का, कि आप देख रहे हैं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 2n²। लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा कि जब तक 2n² का पालन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में नहीं जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि एक कक्षा में 2n² का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉन पूरा होगा तभी अगले कक्षा में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर आप सोच रहे कि m में 18 हो जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन n में जाएगा और n में 32 हो जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन o में जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो वह जरूरी नहीं है कि 2n² का पालन करेगा तभी अगली कक्षा में जाएगा। होता क्या है, जब भी किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होने पर इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा
अगली कक्षा में प्रवेश करने लगता है, अगली कक्षा में प्रवेश करने लगता है। ध्यान दीजिए, पहला कक्षा में 2 होगा तबे इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा, और एल में 8 होगा तबे इलेक्ट्रॉन एम में जाएगा, लेकिन एम में 18 होगा तभी इलेक्ट्रॉन एन में जाएगा। ऐसा एम में भी जैसे ही 8 हुआ, एम में भी जैसे 8 हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगेगा? एन में जाने लगेगा। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन 2n² का पालन करके अगला कक्षा में जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होता ये कि जब भी किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए? 8 हो जाए, इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करने लगता है, अगली कक्षा में प्रवेश करने लगता है। अब कहिएगा कि ऐसे काहे होता है? 2n² का पालन कर लेता तब जाता, ऐसा होता काहे है? तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है कि ना? तो जब 8 इलेक्ट्रॉन एक जगह हो जाते हैं ना, प्रतिकर्षण बहुत बढ़ जाता है। जैसे नम्मा आता न ठेल कर तक जाओ जी, पहले से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ठेल कर अगली कक्षा में पहुंचा देता है। अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं होता तो निश्चित तौर पर वो 2n² का पालन करके तब अगली कक्षा में जाता, लेकिन वो तो है आवेशित। तो एक साथ 8 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो प्रतिकर्षण जो है थामले रहता है, लेकिन 9 के बाद जो है प्रतिकर्षण बेकाबू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अगला कक्षा में फेंका जाता है। बात को समझ गए ना? तीसरा नियम समझ गए ना? बोर बड़ी स्कीम का है कि जब भी किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करने लगता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करने लगता है। जरूरी नहीं है कि 2n² का पालन होगा तबे इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा, तबे इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा। क्लियर? चौथी बात, बोर बड़ी स्कीम का चौथी बात, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक तथा अंतिम से पहले वाले कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। बात को समझ रहे ना? अंतिम कक्षा यानी कि बाह्यतम कक्षा के लिए 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। बाह्यतम कक्षा के लिए 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो, उस बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। और बाह्यतम कक्षा से पहले वाले कक्षा के लिए 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो, उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अंतिम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 8। अंतिम से पहले वाले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, चाहे 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो। अंतिम कक्षा के लिए 2n² का मान 50 आ रहा है तो 50 होने दीजिए, अंतिम है तो 8 से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो बोर बड़ी स्कीम में यही 4 बात, वैसे है 5 बात, लेकिन 4 बात याद रख लिए बोर बड़ी स्कीम का, तो समझिए आप सब कुछ क्लियर कर लिए हैं। एक बार पुनः बोर बड़ी स्कीम को हम देख रहे हैं। बोर बड़ी स्कीम का कहना है कि परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षाओं में पहले इलेक्ट्रॉन के कक्षा में जाएगा, उसके बाद एल में, उसके बाद एम में, उसके बाद एन में। यानी इलेक्ट्रॉन पहले निम्न कक्षा में जाता है, उसके बाद अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले निम्न कक्षा में जाता है, अगली बार उच्च कक्षा में जाता है। पहले निम्न कक्षा में, उसके बाद
उच्च कक्षा में, पहले निम्न कक्षा में, उसके बाद उच्च कक्षा में। उसके बाद कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2n² होगी। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2n² होगी। उसके बाद किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूरी नहीं है कि 2n² के तहत पूरा हो जाए तभी अगली कक्षा में जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी कक्षा में 8 हो गया तो वह अगली कक्षा में जाने के लिए स्वतंत्र रहता है, और ऐसा प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण? कोई दिक्कत है? उसके बाद अगली बात है कि अंतिम कक्षा में अधिकतम कितना रह सकते हैं? 8। अंतिम कक्षा में अधिकतम कितना रह सकते हैं? 8। और अंतिम से पहले वाले में 18। अंतिम से पहले वाले में 18। पांचवी बात नील्स बोर ने कहा है, बोरबरी स्कीम का कह रहा है कि अंतिम कक्षा में 2 से अधिक और अंतिम से पहले वाले कक्षा में 9 से अधिक तभी होगा जब पिछला सारा कक्षा 2n² का पालन कर लिया हो। अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे व्यवस्थित रहते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? इलेक्ट्रॉन पहले L में जाएगा कि K में? K में जाएगा। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के लिए 2n² का मान 32 है तो उस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 8 से अधिक हो ही। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अंतिम से पहले वाले कक्षा में 18 से अधिक नहीं हो सकते। समझ गए? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चार नंबर का एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल के लिए आइए दोस्तों, आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। पहले बोरबरी स्कीम के सारे बातों को याद कीजिए। इलेक्ट्रॉन के भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को दर्शाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही पढ़ेंगे खुद ब खुद आप पता लगा लीजिएगा कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। फिलहाल हम बोरबरी स्कीम के तहत ये समझे हैं कि भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे कैसे निर्धारित होगी। अगर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक संख्या जानना है तो इसके लिए एक और टर्म पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम पढ़ेंगे ना तब हम कक्षा के भीतर उपकक्षा होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन की सही संख्या का पता लगा लेंगे। आइए कह कि 5 नंबर समझा दीजिए। वो समझने वाला बात नहीं है, बोरबरी समझा चुका है, उसको याद कर लीजिए। उसमें क्या समझाएंगे? अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें समझाने वाली बात क्या है? होते हैं 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? दोस्तों ध्यान दीजिए, बोरबरी स्कीम को आप याद कीजिए। बोरबरी स्कीम को समझने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझना पड़ता है, फिर नील्स बोर के क्वांटम सिद्धांत को समझना पड़ता है। आप 11th क्लास में समझे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पढ़े होंगे दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अगर एक एक बातों को समझने लगे तब तो फिर हमें नील्स बोर के क्वांटम थ्योरी पर जाना होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं को समझना होगा, तब जाकर तो उतना विस्तार पूर्वक हम नहीं जा सकते हैं। पर ये अभी याद करिए तो क्या घस रही है जी? याद करो। याद है? याद हो गया?
ऑफलाइन वाला कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा है लग रहा है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? एटॉमिक। आइए, आइए दोस्तों, बहुत बड़ी स्कीम को आप याद कीजिएगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। इस परमाणु संख्या को इंडिकेशन किससे दिया जाता है? जेड से। जेड से, जेड से, ए से, जेड से ही दिया जाता है। ए से द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या जिसका संकेत क्या है? जेड है। कहीं पर जेड लिख देंगे केमिस्ट्री में तो समझिए कि उसका परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या। तो ये परमाणु संख्या क्या है? तो समझिए परमाणु संख्या का संबंध एलिमेंट से है, यानी किससे है? तत्व से है। जिस तरह इस दुनिया में व्यक्ति की पहचान उसके नामों से होती है, उसी तरह केमिस्ट्री में तत्व की पहचान उसकी परमाणु संख्या से होती है। तो परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या के द्वारा, परमाणु संख्या के द्वारा केमिस्ट्री में तत्वों की पहचान की जा सकती है। किसकी पहचान की जाती है? तत्वों की पहचान की जाती है। यानी यौगिक और मिश्रण वाले पदार्थ से परमाणु संख्या को कोई लेना देना नहीं है। तो परमाणु संख्या वह संख्या है, एटॉमिक नंबर वह नंबर है जो केमिस्ट्री में तत्व की पहचान करता है। हर तत्व का एक अपना परमाणु संख्या है और उस तत्व का परमाणु संख्या किसी भी तरह बदल नहीं सकता है और ना ही किसी दो तत्व का परमाणु संख्या एक हो सकता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? परमाणु संख्या के द्वारा केमिस्ट्री में तत्वों की पहचान की जाती है। प्रत्येक तत्व का अपना एक परमाणु संख्या होता है जो किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता है और न ही किसी दो तत्व का परमाणु संख्या एक हो सकता। लेकिन किसी तत्व का परमाणु संख्या का निर्धारण होगा कैसे? तो हर तत्व जो है दोस्तों, हर तत्व, हर एलिमेंट किससे बना हुआ है? और उस परमाणु के नाभिक में क्या है? और किसी तत्व का परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के संख्या के क्या होते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कुल संख्या को ही उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं, उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। तो एक तत्व का परमाणु संख्या किस आधार पर तय होता है? कुल प्रोटॉन के आधार पर तय होता है, कुल प्रोटॉन के आधार पर तय होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि आप जानते होंगे कि परमाणु जो होते हैं, एटॉम जो होते हैं, वह परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती। तो परमाणु संख्या तय होता है किसके आधार पर? प्रोटॉन के आधार पर। लेकिन हम जानते हैं कि उदासीन अवस्था में परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के
बराबर होते हैं। इसलिए अगर हम कह दें कि परमाणु संख्या बराबर उदासीन अवस्था में, परमाणु संख्या उदासीन अवस्था में कुल इलेक्ट्रॉन के भी संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या के उदासीन अवस्था में परमाणु में कुल जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका क्या होगा, परमाणु संख्या, या जितना परमाणु संख्या है उदासीन अवस्था में उस परमाणु में उतना ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या तत्व के परमाणु संख्या के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पर परमाणु संख्या तय नहीं होता है। परमाणु संख्या केवल किसके आधार पर तय होता है, प्रोटॉन के आधार पर तय होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब उदासीन अवस्था में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं तो परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं तय कर दिया गया, या क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पर परमाणु संख्या तय कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर हो सकता है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकते हैं, किसी तत्व में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ सकते। तो अगर इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर कर रहा है तो उसकी संख्या प्रभावित होगी कि नहीं होगी, और इलेक्ट्रॉन के आधार पर अगर हम परमाणु संख्या तय कर देंगे तो परमाणु संख्या भी प्रभावित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन हम क्या बताएं कि एक तत्व का परमाणु संख्या किसी भी दशा में बदल नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि अंदर बाहर होते रहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर परमाणु संख्या को तय नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर होते रहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर परमाणु संख्या को तय नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत है जी? एक बार पुनः समझ लीजिए क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले परमाणु संख्या किसमें इंडिकेट करते हैं, इसका संबंध किससे है, तत्व से है। क्या तत्व के परमाणु संख्या में बदलाव हो सकता है, नहीं। क्या दो तत्व का एक परमाणु संख्या हो सकता है, नहीं। केमिस्ट्री में तत्वों की पहचान किसके द्वारा तय कर कैसे होता है, तो कुल परमाणु में स्थित कुल प्रोटॉन ही क्या होता है, और उदासीन अवस्था में कुल इलेक्ट्रॉन, उदासीन अवस्था में। लेकिन अगर परमाणु आयन के रूप में है, जैसे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, तो आयन के रूप में है, इस आयन के रूप में यहां पर सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो सोडियम आयन में प्रोटॉन 11। देखिए मान लीजिए सोडियम का, आप जानते हैं सोडियम का परमाणु संख्या कितना, 11 है। लेकिन सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन बन गया, तो सोडियम आयन में प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा। अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो सोडियम के एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कितना होगा, 11। और इस सोडियम में इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना होगा, 11। लेकिन जैसे ही परमाणु आयन बन गया तो इस आयन में भी सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, इस आयन में भी सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितना है, लेकिन इस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया गया है, कुल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल किस अवस्था में, उदासीन अवस्था में। अगर परमाणु आवेशित होकर आयन बन गया, अगर परमाणु आवेशित बनकर आयन बन गया, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर नहीं होगा। लेकिन आयन बन जाने के उपरांत भी उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या उतनी होगी जितनी उसकी परमाणु संख्या है। क्लियर बात, क्लियर हो गया, परमाणु संख्या समझ गए। अब कुछ तत्वों का परमाणु संख्या आपको याद करना पड़ेगा, बहुत का तो याद भी होगा, क्या धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। एक बार परमाणु संख्या को पढ़िए तो
सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, एल्युमिनियम का 13। तो धीरे धीरे कम से कम 20 तक तो याद कर ही लीजिएगा। क्या 20 किसका होता है? कैल्शियम का। 20 किसका? कैल्शियम का। ओके, आइए अब समझते हैं द्रव्यमान संख्या को। किसको? देख लेते हैं, क्वेश्चन आ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है। इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या का भी संबंध तत्वों से है। द्रव्यमान संख्या का भी संबंध किससे है? तत्वों से है, तत्वों से, यानी यौगिक और मिश्रण से नहीं है। और द्रव्यमान संख्या को हम सूचित करते हैं किसमें? ए से सूचित करते हैं। अब द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या है? तो ये भी संख्या ही है। किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या और कुल न्यूट्रॉन की संख्या। कुल प्रोटॉन की संख्या, कुल न्यूट्रॉन की संख्या, इसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और चूंकि ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक में रहते हैं, इसीलिए इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कभी कभी सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? और जब हम न्यूक्लियन शब्द बोलते हैं तो उस टर्म में प्रोटॉन भी शामिल हो गया और न्यूट्रॉन भी शामिल हो गया। प्रोटॉन भी शामिल हो गया और न्यूट्रॉन भी शामिल हो गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए कि इससे पहले आप पढ़े हैं कि परमाणु संख्या Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या A बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम जान चुके हैं कि परमाणु संख्या Z बराबर कुल प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होते हैं और द्रव्यमान संख्या A प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के बराबर होते। तो अगर किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या में, किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या में हम उस तत्व का परमाणु संख्या निकाल दें, उस तत्व का परमाणु संख्या को निकाल दें, तो हमें किसकी संख्या ज्ञात हो जाएगा? किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या नहीं ज्ञात हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को निकाल दे, अगर किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को निकाल दे तो किसकी संख्या ज्ञात हो जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाता है। क्यों ज्ञात हो जा सकता है? तो आपके सामने में यह फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अगर किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दे, अगर किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा दे तो किसकी संख्या निकल जाएगा? किसकी संख्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। अब इस पर आधारित कई प्रश्न हैं, आपके नोट्स में बनाइएगा और न्यूट्रॉन के संख्या को निकालिएगा। लेकिन आप
सबसे पहले तत्व के रासायनिक तत्व को, केमिस्ट्री में तत्व को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक संकेत के द्वारा। ये बात आप जान गए हैं पहले दूसरा चैप्टर में। उसके बाद परमाणु संख्या का भी संबंध किससे है? परमाणु संख्या का भी संबंध किससे है? तत्व से है। और द्रव्यमान संख्या का भी संबंध किससे है? तत्व से है। द्रव्यमान संख्या की संबंध किससे है? तत्व से। क्लियर हो गया? तो तत्व को हम रासायनिक संकेत में व्यक्त करते हैं। और अभी तुरंत हम समझे कि परमाणु संख्या का भी संबंध किससे है? तत्व से है। द्रव्यमान संख्या भी का भी संबंध किससे है? तो हम तत्व के रासायनिक संकेत में इन दोनों को भी दर्शा सकते हैं। तत्व के रासायनिक संकेत में इन दोनों को भी दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते? तो मान लीजिए सोडियम का रासायनिक संकेत Na है और इसका परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23 होता है। तो हम परमाणु संख्या को तत्व के रासायनिक संकेत के नीचे लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 11 और 23। लेकिन हमेशा परमाणु संख्या नीचे, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या नीचे, द्रव्यमान संख्या ऊपर। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और द्रव्यमान संख्या 27 होता है। तो हम परमाणु संख्या को तत्व के रासायनिक संकेत के नीचे लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल्युमिनियम 13 और 27, एल्युमिनियम 13 और। क्लियर हो गया? नोट में भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ होगा। केमिस्ट्री लोचा है? केमिस्ट्री कुछ लोचा नहीं है। अब ऑनलाइन वाला कुछ स्टूडेंट प्रश्न ऐसा कर रहा है कि अब उसके लिए 11th का केमिस्ट्री बताना पड़ेगा। अब आप कहिएगा बहुत, यानी कि केमिस्ट्री में बहुत कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब आप 11th के कुछ टर्म, 12th के कुछ टर्म को हम बताए। वो बताना संभव है नहीं। वैसे लेट हो रहा है, सब हल्ला कर रहा, लेट हो रहा है। और एक एक बात को बताने, बायोलॉजी डीप में आपका एग्जाम पूछता है, डीप में जाकर गए। अब आप कहिएगा केमिस्ट्री में भी सारे तत्वों को पूरी तरह से समझा दीजिए, तो हम आपको बता रहे थे इसके लिए आपको कुछ पॉइंट 11, 12 को भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर लक्ष्य आपका सिर्फ दरोगा में टॉप करना ही है तो काहे उसमें फंसेंगे हम लोग? क्या तो ऑनलाइन वाले का हम प्रश्न देख रहे हैं, लेकिन अब वो प्रश्न का पूरा डिस्कशन देंगे। अब कोई कह रहा था कि बोरबरी स्कीम को पूरी तरह से समझा दीजिए। अब बोरबरी स्कीम अगर कोई भी +2 किए हैं साइंस से तो आप जानते होंगे कि बोरबरी स्कीम को समझने के लिए या नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखा को समझना पड़ता है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है उसको समझना पड़ता है। तो उतना विस्तार में जाने की कोई जरूरत है नहीं। क्लियर? द्रव्यमान संख्या क्लियर? परमाणु संख्या क्लियर? अब द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या के आधार पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या को जाना जा सकता है, ठीक है ना? और आप प्रश्न बनाइएगा, ऐसे ढेर प्रश्न है जिसमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के संख्या को निकालने के लिए कहा गया है। क्लियर हो गया? बात को समझ रहे हैं? अब आइए दोस्तों, आप अभी पढ़े हैं द्रव्यमान संख्या और एक इससे पहले पढ़े थे परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान, यह है मास नंबर और यह है आपको एटॉमिक। कभी कभी किन्हीं को लग जाता है कि दोनों एक ही चीज है,
तो दोनों एक ही चीज नहीं है। यह क्या है? संख्या है। जबकि परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए हमारे पास एक इकाई है। तो द्रव्यमान संख्या, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग। कभी भूलवश दोनों को एक ही मान लिया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। जबकि एटॉमिक वेट यानी परमाणु द्रव्यमान के बारे में आप समझ चुके हैं। यह कार्बन 12 के सापेक्ष में निकाला जाता है, जिसका मात्रक क्या है? तो क्या किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान एक ही भौतिक राशि है? हैं? नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। द्रव्यमान संख्या का संबंध कुछ और से है और परमाणु द्रव्यमान का संबंध कुछ और से है। और सबसे बड़ा अंतर तो इनके नामों में ही है। कहां संख्या, कहां द्रव्यमान। लेकिन एक गजब का बात है, दोनों अलग अलग तो है लेकिन दोनों का मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या है? आप जान गए कि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु द्रव्यमान को हम कार्बन 12 के परमाणु के सापेक्ष में निकाले हैं। दूसरा चैप्टर में भी है, में ही हम इसका जिक्र कर दिए हैं। लेकिन दूसरा चैप्टर में जो हम परमाणु द्रव्यमान निकाले थे वो उस समय निकाले थे जब परमाणु के मूल कणों की खोज, और आज हमारे सामने परमाणु के सारे मूल कणों की खोज हो चुकी है। परमाणु के सारे मूल कणों की खोज हो चुकी है। आज हमारे सामने परमाणु के सारे मूल कणों की खोज हो चुकी है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। होगा कि ना होगा? क्यों होगा? तो परमाणु में यही 3 कण है और इन तीनों कण के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परमाणु द्रव्यमान नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है। इतना कम, इतना कम, इतना कम, इतना कम कि है ही नहीं, समझ लेते हैं। तो हम दे देते हैं, हम अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है तो परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस होगा कि नहीं होगा? बताइए। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 mu। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर कितना होता है कि नहीं होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 mu होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान की अगर बात करें तो प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या गुना 1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना प्लस न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या गुना 1 होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? और 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा? तो इस तरह से आप परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। अब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या हो गया। हो गया कि नहीं हो गया?
तो किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों के मान क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। बस अंतर यह है कि द्रव्यमान संख्या संख्या है, जब कोई परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए एक राशि, एक यूनिट हमारे पास है। तो क्या तत्व का द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान एक ही भौतिक राशि है? एक ही राशि है। भौतिक तो भौतिक राशि फिजिक्स में यूज होता है, सॉरी। क्या द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान एक ही क्वांटिटी है? अलग अलग है, लेकिन दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों के मान क्या होते हैं? और दोनों के मान बराबर क्यों होते हैं, इस बात को देखे कि ना आप देखे कि नहीं देखे? यानी कि अगर सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 है तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा? नहीं, 23 AMU होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? तो किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्वांटिटी है, लेकिन संख्यात्मक रूप से दोनों के मान क्या होते हैं? संख्यात्मक रूप से दोनों के मान क्या होते हैं? क्लियर हो गया? समझ गए? हमको लगता है परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो वो प्रश्न को तो आप बनाते होंगे ना। देख कितना प्रश्न है इस चैप्टर में, 150 है ना जी। तो जितना तक पढ़ा दिए उतना तक तो बन रहा होगा ना। प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए, सुनील कुमार, अमन राज, नीरज कुमार प्रश्न पर जा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? अब आज रहने दीजिए 1 मिनट। क्या? रोशन सर का पूरा एकदम गांव वाला भाषा में बोले कुहर रहे हैं। आज सुबह लेकिन बोले हैं कि देखिए कल किसी तरह क्लास लेंगे, ठीक है ऐसे। तो वो तो है खतरे से बाहर है, बिल्कुल खतरे में नहीं है, लेकिन उनका चोट बहुत लगा। देख गएगा उनका रूम, कोई देखे हैं? देखे तो जाके देख लीजिएगा, हम तो नहीं देखे हैं। हम कल रात में गए कि रोशन सर से मिल लेंगे। जब रोशन सर के आसपास गए, सर को फोन किया कि सर आ गए हैं, किसी को भेजिए ना। अच्छा आ गए हैं, छोड़ दीजिए ना, बहुत गड़बड़ सर्वर रूम की स्थिति है, काहे लाइएगा, हम ही आ जाएंगे। तो मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बोले हैं आप देखिए तो क्या फिलहाल वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल क्लास होगा, एक बार टेलीग्राम देख लीजिएगा। नहीं होगा टेलीग्राम पर तो मैसेज डाल ही देते हैं, लेकिन वो बोले हैं कल लेंगे क्लास, ठीक है ना। तो मेरा क्लास तो कल है नहीं। अब हमको दिक्कत यह है कि अगला क्लास में क्वांटम नंबर है ना, क्वांटम नंबर पढ़ाते पढ़ाते सब क्लास में दिमाग मेरा खराब कर देता है। तो आप लोग जो है ना अपनों से पहले क्वांटम नंबर पढ़ लीजिएगा, तो समझे कि नहीं समझे। क्वांटम नंबर भी हम पढ़ाते नहीं थे, लेकिन इस बार दरोगा में एक क्वेश्चन पूछ दिया तो पढ़ाना पड़ रहा है। तो क्वांटम नंबर आप लोग खुद से पूछ लीजिएगा। और हमको तो रोशन सर बोले हैं कि क्लास लेंगे, लेकिन कल के बारे में क्लास लेंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो टेलीग्राम पर इसकी सूचना दे दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार आने से पहले टेलीग्राम पढ़ लीजिएगा,
ठीक है ना। ठीक है, ऑनलाइन वाले दोस्तों क्वेश्चन बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। बंद कीजिए क्लास।